अब वो क्या चीज है जो हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज है भाई? तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब मैं बोल रहा हूं कि वहां पर कार टर्न ले रही थी, तो वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ कार, वी विल कंसिडर इट एज अ सिंगल बॉडी। तो उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो इसके लिए उसको इंडिविजुअली हम उस कार को पिकअप कर लेते हैं और उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो कार यानी कि कोई भी बॉडी हो सकता है। जैसे अपने पास यहाँ पर एक ब्लॉक है जो एक टेबल पे रखा हुआ है, तो जब हम बोलेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, तो बेसिकली दैट इज व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो हम वो फोर्सेस को क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या क्या फोर्स एक्ट होगा। इस बॉडी का वेट होगा, तो इस बॉडी का वेट कहां पर? इस बॉडी का वेट विल एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बॉडी वेट, वेयर इज द बॉडी वेट एक्टिंग? बॉडी वेट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मैंने कल एक अच्छा एग्जांपल भी रखा था, बहुत सारे जन ने देखा था। तो यहाँ पर आपके पास है वेट, वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो आपका टेबल है, टेबल भी उसको कुछ वापस देगा। करेक्ट, तो टेबल जो इसको ब्लॉक को वापस देगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सो दैट नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन, वेट mg। अब इस बॉडी पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, so that is applied force, we give it by P। and frictional force, the opposing force, जिस तरफ आपका बॉडी मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अपने को मिलेगा, द opposing force, that is known as the frictional force। तो ये आपका frictional force। why is it called normal reaction? okay, normal means perpendicular, तो it is always acting perpendicular to the surface। तो जब हमने सर्कुलर मोशन का एग्जांपल में देखिए, गाड़ी ऐसा बना है ना, बैंक रोड था, तब आपका नॉर्मल रिएक्शन कैसा था? ये आपका सरफेस है, तो ये सरफेस से नॉर्मल, so it is given by the surface, so it will always act perpendicular to the surface and therefore it is known as normal reaction। तो नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल वो वाला नहीं है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल है। so this is normal reaction, normal to the surface। ठीक है, तो कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे भाई? 4 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। सो ऊपर जो जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन क्यों मिला? क्योंकि वेट वाज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो वेट का ऑपोजिशन नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स का ऑपोजिशन फ्रिक्शनल फोर्स। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अंडर बैलेंस कंडीशंस, तो आपका बैलेंसिंग कंडीशन क्या आएगा? 2 इक्वेशन बनेगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस we will have 2 equations। what are the 2 equations? The upward force will be managed by the downward force, or the upward force will be controlled या cancelled by the downward force, and this forward force will be balanced by the backward force। तो 2 equations आपके पास है यहाँ पे। it is weight is equal to the normal reaction n, or you can say mg is equal to n। सेकेंड आपके पास जो इक्वेशन जेनरेट होगा यहाँ पे, दैट इज p इक्वल्स fs।
तो P जो रहेगा, P is equivalent to the limiting force of static friction. So this is under equilibrium conditions. ये हमारे दो इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। तो जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, यही डायग्राम बनेगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन का यही डायग्राम है। एंड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ कोर्स, जैसे अगर कुछ टिल्टेड दिया रहेगा तो अकॉर्डिंगली इट विल चेंज टू दिस, एंड दीज विल बी द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। सो वी विल कम टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट इन अ बिट। उसके पहले हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरी आंसर्स करेंगे, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छे से समझ लीजिए, ये सेम टू सेम है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आएगा ही नहीं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपका बॉडी है, रुका हुआ बॉडी है। इस रुके हुए बॉडी को जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लिए और एक नाम है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में वी विल से स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला लॉ देखिए, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखिए क्या बोला आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction। ठीक है, ये है आपका लॉ। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी गया, इक्वल टू आया, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं म्यू एस। हाँ, के रहता है पर यहां पर दैट के इज स्पेसिफाइड, तो यहां का वो के है म्यू एस इनटू इट। अब इस म्यू एस का नाम क्या है, देखिए ये सिंबल हो गया म्यू, ठीक है, एस मतलब स्टैटिक, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। So what is mu s? Mu s stands for coefficient of static friction। क्या है ये mu s, नाम बोलो इसका, coefficient of static friction। तो can you tell me what is this mu s equal to? बोलो भाई, mu s equal to कितना आ जाएगा, Fs अपॉन n। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि म्यू एस क्या होता है, तो म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आप उसको फाइंड आउट करोगे बाय राइटिंग म्यू एस इज इक्वल टू Fs अपॉन n। सो म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द ratio of what, static force of friction or the limiting force of static friction to the normal reaction। देखो, अगर आपको सबके नाम बराबर से मालूम है, होता क्या है, हम रटने में ज्यादा विश्वास करते हैं, डेफिनेशन हम रटते हैं, रटना है ही नहीं आपको कुछ। इसको क्या बोलते हैं, नाम मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, नाम मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, नाम मालूम है। अब देखो डेफिनेशन। So coefficient of static friction is defined as the ratio of limiting force of static friction to the normal reaction। सिंपल, एकदम सादा इंग्लिश आना चाहिए,
और सिर्फ चीजों के नाम बराबर से मालूम होने चाहिए, we can write the definitions there itself. So μs क्या हो जाएगा, limiting force of static friction to the normal reaction. इसका यूनिट बोलिए, हाँ भाई यूनिट बोलेगा कोई, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूनिट बोलो। वेरी गुड शिवम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी। सो इट विल हैव नो यूनिट्स। नाउ व्हाई नो यूनिट्स, ये भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, तो वो यूनिट क्यों नहीं है, स्ट्रेन वाला लॉजिक, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से यह है फोर्स अपॉन फोर्स। तो ऊपर नीचे, वेरी गुड कौस्तुभ, वेरी गुड। सो द यूनिट विल गेट कैंसिल्ड, न्यूटन न्यूटन, वेरी गुड तन्वी, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इस वजह से यूनिट नहीं मिलेगा। तो बाबू डायमेंशन क्या होगा इसका बोलो, m0 l0 t0। इसको और एक तरीका है लिखने का, डायमेंशनलेस या फिर नो डायमेंशंस। अब क्या होता है, नो डायमेंशंस में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी बच्चे को नो डायमेंशंस बोला वो ध्यान में रखता है या याद रखता है, और ये कहीं पर दिया हुआ है तो ये आंसर है। अगर उसने कुछ भी दिया फिर बच्चा अड़ जाता है, नहीं नहीं नो डायमेंशन था, मैंने तो पढ़ा था नो डायमेंशन है, अरे तो यही नो डायमेंशन है भाई, ये नो डायमेंशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, थ्योरी समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, थ्योरी समझा सबको, सो दैट आई कैन प्रूव दिस फॉर यू। सी इट इज नॉट देयर इन द बुक स्टूडेंट्स। अब जो मैं करने, ये बुक में है, ये तो स्टेटमेंट दे दिया उसने, पर ये सही है या ये बराबर है ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सो इफ यू आर ओके विद दिस थ्योरी वी कैन मूव ऑन टू द प्रूफ। द प्रूफ इज नॉट देयर इन द बुक। ओके चलिए, सो सिर्फ ईमानदारी से यस नो अंगूठा दिखाते रहना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज एंटायरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट एज अ साइंस स्टूडेंट आई फील कि इतना बेसिक तो अपने को आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ लिख के आईआईटी फाईआईटी और ये दुनिया भर का बन गए और अपना बच्चा अपने पास आ गया कि हाँ भाई तू तो बहुत बड़ा चैंपियन है, ये बता, और फिर अपन बैठ गए सर के, तो बोलेगा अरे यार वो सर बराबर नहीं था रे, मेरा सर ने बराबर से सिखाया नहीं था, तो यार तुम बुढ़ापे में भी मेरा नाम खराब ना कर सको। कैन यू रिपीट अन्वित, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? रिपीट के लिए वो वीडियो आप देख सकते हो, अगर आप ये चाहते हो ये पूरा रिपीट हो तो उसके लिए भाई आप वीडियो देखो, और इसके अलावा मैंने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं है। चलिए, सो लेट्स डू अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं प्लीज ध्यान से देखिए, हमने एक ब्लॉक को रखा इधर, दिस इज वन ब्लॉक, इसका वेट W, तो इसका वेट किधर एक्ट हो रहा है, W, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट हो रहा है एंड द वेट इज W। तो इसके लिए अपने को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऊपर, लेट अस से नॉर्मल रिएक्शन N। इसको खींचने के लिए, इसको हम खींचेंगे, इसको खींचने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है P। So P is the force applied. So P is the amount of force applied और फ्रिक्शन डेवलप हुआ Fs।
अरे क्या सर, सेम ही तो है, यही तो वापस बना दिया। हाँ पर एक्सपेरिमेंट है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो करना पड़ेगा, ये अपना फर्स्ट स्टेप था, ये खत्म हो गया। अब ये क्लियर है सभी लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं। अन्वित ये क्लियर है बेटा, इसमें कुछ भी डाउट है क्या? ओके ओके, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर आपने एग्जैक्टली सेम टू सेम एक और आइडेंटिकल ब्लॉक रख दिया। तो अब आपने क्या किया, आपने एक और आइडेंटिकल ब्लॉक रख दिया। तो जो सेकेंड टाइम पे लिख रहा हूं एवरीथिंग इज इन ब्लू। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेट विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? 2W, 2mg, करेक्ट। 2mg या 2W, 2W 2mg, सबको समझा? सुपर यार, ग्रेट। तो दूसरी बार जो वेट एक्ट होगा ये हो गया 2W। तो कैन यू टेल मी दूसरी बार अपवर्ड फोर्स कितना? कैन वी से 2n? शाबाश। तो दूसरी बार अपवर्ड फोर्स हो गया 2n। अब मुझे सोच के बताओ, क्या सेम फोर्स P से मैं डबल वजन खींच सकता हूं? मुझे वजन जो अप्लाइड फोर्स है वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वजन बढ़ गया है। तो यहां पर भी जो मेरे पास में पहली बार P था ये बढ़ जाएगा, लेट अस से 2P, एंड देयरफॉर जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो भी बढ़ जाएगा 2Fs। सो नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैज हैपेंड। ये चीज आप, क्या है वो डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बे पे डब्बे पे डब्बा, ये वही चीज है। अब इसके ऊपर आप फिर से एक और ब्लॉक लगा दो, 3W 3N 3P 3FS, 4W 4N, चलता रहेगा। तो यू कैन कीप ऑन परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। बट व्हाट हैव वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस? हमने ये देखा कि N बढ़ा तो FS बढ़ा। जैसे अब N क्यों बढ़ा? क्योंकि वेट बढ़ गया। So if the weight of the body is increasing, so normal reaction is increasing. तो खींचने वाला फोर्स बढ़ गया, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। और वही तो हमने लिखा है, Fs is proportional to N। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, N था और Fs था। दूसरी बार ये 2Fs हो गया क्योंकि ये 2N हो गया। तो Fs बढ़ रहा है तो 2N का वैल्यू यानी N का वैल्यू भी बढ़ रहा है। यस, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर और रिलेटेड टू ईच अदर। एक में जैसा ही चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बॉडी का वजन। So if the weight changes, then everything else automatically changes. So till the time normal reaction remains the same, frictional force will remain the same. तो ये था अपना फर्स्ट लॉ, और ये है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फ्रिक्शन। ठीक है, और अदर एक्चुअली वी कैन से दिस इज द ओनली फॉर्मूला इन फ्रिक्शन। इसके ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं और यही अपना मेन फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया है? सभी लोगों को समझ में आ गया है फर्स्ट लॉ? यस, ओके ओके ओके, चलिए। सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन नाउ। तो फर्स्ट लॉ हम ये एक्सपेरिमेंट हटा देते हैं। देखिए हम एक्चुअली एक साथ दो आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर हम पहला वाला अच्छे से सीख गए स्टैटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में सेम टू सेम आंसर्स है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब देखिए ये था अपना पहला वाला लॉ। अब हम बढ़ते आगे
लेट्स मूव द सेकंड वन. अभी सेकंड लॉ बोलने के पहले अपने मन में ऐसा रहता है कि एक साइकिल है जिसके टायर पतले हैं और दूसरा टायर है, वॉइस इज लो, ओके, अब देखिए आ रहा है आवाज, ठीक है, सब लोग को आ रहा है आवाज. चलिए तो हम दो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे. एक साइकिल है जिसका टायर पतला है और दूसरा साइकिल है जिसका टायर मोटा है. तो कौन सा साइकिल फास्ट चलेगा? अपने मन में क्या आता है मालूम है? इसका टायर पतला है ना, इसके लिए ये फास्ट चलता है. इस साइकिल का टायर मोटा है ना, इसके लिए ये स्लो चलता है. रादर वी बिलीव कि अगर मोटा टायर होगा या चौड़ा टायर होगा, मोटा इज अ रॉन्ग वर्ड, चौड़ा टायर होगा, वाइड होगा वो टायर, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा. तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद दैट सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट. बराबर है? एम आई राइट? कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में ये चीज है. ओके ओके. अभी सी, आप तो स्टूडेंट्स हो यार, मैं एज अ टीचर भी जब हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि अच्छा बराबर है यार, ये अच्छा गाड़ी है, इसका टायर चौड़ा है, ये तो अच्छा गाड़ी है, पर वो टायर चौड़ा होना और फ्रिक्शन ये दो अलग अलग चीज है. उसका नेटवर्क इश्यूज का फ्रिक्शन से कुछ नहीं लेना देना भाई. ओके चलिए, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हाउ फ्रिक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एरिया. तो आपका सेकेंड लॉ यही बताता है अपने को कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ it is independent of the apparent area in contact. Now why we are saying apparent area? क्योंकि अपने को my video is coming stopped. Okay, तो सुमित, I think it will be from your end, because if it would have been from my end तो अभी तक 10 मैसेज आ गया होता था मुझे. तो आप बाद में एक बार वो लेक्चर खत्म हो जाएगा तो बाद में आप एक बार वीडियो देख लेना प्लीज, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मैसेज करके मुझे पूछ लेना. तो सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ बोलता है कि ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपैरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट. नाउ व्हाई आर वी सेइंग अपैरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट? क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा. नाउ वी विल ऑब्जर्व, सामने सामने अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे कि वो फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहेगा. नाउ सपोजिंग लेट अस से दिस इज, आपके पास में एक बॉडी हो गया, ये आपका दूसरा बॉडी है. सो व्हाट यू विल फाइंड इज, इस बार जब भी आपने इसको ऐसा रखा है डब्बे को, ठीक है, या ऐसा रख लो, चलो. So this is the maximum area which is in contact, and you perform the same experiment. ये वाला एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करो. फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस डब्बे को ऐसा रखेंगे. तो ऑब्वियस बात है, द एरिया इन कॉन्टैक्ट हैज डिक्रीज. ये देखो, ये दूसरी बार का एरिया, पहली बार ये एरिया था, ये आपका सेकेंड टाइम का एरिया, और तीसरी बार आप डब्बे को ऐसा रख दीजिए
तो 3 केस, केस 1, केस 2 एंड केस 3. In all the 3 cases, I have changed the surface area. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. केस 1, मैक्सिमम एरिया. केस 2, एरिया चेंज हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया. केस 3, लीस्ट एरिया, सबसे कम एरिया. ये देखिए, सबसे छोटा एरिया. तो 3 बार हमने सेम ब्लॉक को लिया और उसको एडजस्ट करके अलग अलग पोजीशंस पे रखा और सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया. व्हाट वी फाइंड इज तीनों बार फ्रिक्शनल फोर्स सेम आया. तीनों बार फ्रिक्शनल फोर्स सेम आया क्योंकि तीनों बार आपका वेट सेम तो एन सेम तो खींचने वाला पी सेम और खींचने वाला पी सेम तो एफ एस का वैल्यू सेम रहेगा. तो ये एक्सपेरिमेंट आप एक ब्लॉक लेके 3 बार, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ले लो, यानी वो जो बॉक्स का शेप रहता है. नाउ इफ यू टेक अ क्यूब बाय चांस तो हर बार आपका सेम एरिया है तो फिर वो उतना मजा नहीं आएगा. बट अगर आप एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको तीनों एरिया अलग अलग मिलेगा और क्योंकि तीनों एरिया अलग अलग मिलेगा यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट विद द सेम बॉक्स. तो ये एक्सपेरिमेंट बाकायदा किया गया है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं खाली तुमको, ऐसा मैंने डब्बा दिखा दिया. इट हैज बीन डन एंड इट हैज बीन सीन कि भाई पॉसिबल है. अब इसी चीज को और एक तरीके से किया था साइंटिस्ट लोग ने, वो अभी फिलहाल मैं आपको इधर नहीं दिखा सकता बट डायग्राम पे समझा सकता हूँ. तो उन्होंने क्या किया था, जैसे आपके पास ये 2 डब्बा एक के ऊपर एक गया, तो इसका वेट कितना है 2W और इसका सब कैलकुलेशंस करके फ्रिक्शनल फोर्स निकाला. फिर इसी सेटअप को ऐसा एक के बाजू में एक लगा. तो दिस इज वन सिंगल यूनिट, बोथ द बॉक्सेस, बट नाउ द सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड. तो अगर आप ये 2 केसेस देखते हो तो सरफेस एरिया क्या हो गया है, सरफेस एरिया बढ़ चुका है सेकेंड केस में. फिर भी जब फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट किया गया तो इट वाज फाउंड कि दोनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम टू सेम आया. तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपैरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट. तो आइडियली किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी. वेरी गुड गौरी. Okay, now the third one is actually very simple, the third law, और बहुत लॉजिकल बात है वो. सो तीसरा लॉ बोलता है कि जो फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स. मतलब अगर आप, ये आपका टेबल है, इसके ऊपर आपने एक लकड़े का ब्लॉक रखा, उसका फ्रिक्शन अलग आएगा. इसके ऊपर आपने ग्लास रखा, सेम वेट, मे बी और यूजिंग एंटायरली आइडेंटिकल ब्लॉक्स, बट आप मटेरियल बार बार चेंज करो. आप आयरन का रख रहे हो, कॉपर का रख रहे हो, ग्लास का रख रहे हो, हर बार इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो आपको वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मिला वो अलग है. इसका मतलब क्या, जो इसके कोई से एडिसिव फोर्सेस होंगे दे विल बी डिफरेंट. एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस. अब नेचर ऑफ द सरफेस मतलब क्या, नेचर ऑफ द सरफेस मतलब 2 चीज, एक रफ एक स्मूथ.
तो अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन का फोर्स कम होगा। तो थर्ड वन वाज कंपैरेटिवली इजी, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी प्रूव किया गया है। यस, वेट सेम ही रहता है, वी कंसिडर ऑल द ब्लॉक्स टू बी ऑफ द सेम वेट, weight is not changed, the weight is kept the same but the material is changed। फिर ऑब्जर्व किया गया कि फ्रिक्शन जो था वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, उसका ये जो म्यू का वैल्यू है, फ्रिक्शन अलग आया मतलब ये वैल्यू चेंज होता है, तो ये जो म्यू का वैल्यू है ये मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इट चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, सो एवरी मटेरियल विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये जो हमने लॉज किया 1, 2 एंड 3, they are the laws of static friction। ठीक है, just take a pic of this so that we can move on to the kinetic friction then। Yes, done। What is R and S? R is rough surface, S is smooth। ROUGH, ये हो गया, that is the nature of the surface। रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम, इसीलिए जब सरफेस स्मूथ होता है तो अपन गिर सकते हैं। Didn't understand the second law। The second law says that it is independent of the area, मतलब हाँ भाई प्रथमेश जी, आपने सुना था कि आप कनेक्टेड थे क्या उस टाइम पे? अगर आप, अच्छा तो आपने क्या सुना, जरा आपका माइक ऑन कीजिए और बताइए भाई, क्या आपको क्या समझ में आया उस लॉ में, ये बताइए। आप लोग का प्रॉब्लम क्या, आप लोग इंग्लिश देख के डर जाते हो लगता है। इंग्लिश को साइड पे रखो और साइंस पे फोकस करो। तो उसमें हमने क्या किया था, सेकेंड लॉ में क्या किया था, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ? कम ऑन प्रथमेश।